नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। सबसे पहले हम भूमिका समझ लेते हैं। मनुष्य समाज में रहने वाला प्राणी है। वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है। दूसरों से बातचीत करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा ध्वनियों से उत्पन्न होती है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य बनता है और मनुष्य वाक्यों में अपनी बात कहता है। वाक्य की परिभाषा देखें। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का समूह जो एक क्रम में, और वो शब्द सार्थक होने चाहिए तभी वाक्य बनेगा। जैसे पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। इन वाक्यों में शब्दों का क्रमबद्ध समूह है जो शब्द सार्थक हैं, जिससे भाव पूरे प्रकट हो रहे हैं। वाक्य के तत्व वाक्य से भाव विचार भली भांति प्रकट हो सके, इसलिए वाक्यों में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला, सार्थकता। वाक्यों की रचना सार्थक शब्द समूहों से होती है ताकि अर्थ उचित तरीके से प्रकट हो सके। जैसे प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगे। कलरव यानी चहचहाने लगे। साल भर मेहनत करने के कारण ही वो कक्षा में प्रथम आया। अगर यहाँ पे सार्थक शब्द ना हो तो वाक्य में अर्थ प्रकट होने में कठिनाई आएगी। हालांकि कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सुमन, इस भिखारी को कुछ खाना वाना दे देना। ये गौरैया कब से बक झक किए जा रही हैं। यहाँ पे खाना वाना और बक झक में वाना और झक ये निरर्थक शब्द हैं। दूसरा तत्व है आकांक्षा या इच्छा। किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने की जो उत्सुकता उत्पन्न होती है उसे हम आकांक्षा या इच्छा कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे हैं, अगर ये वाक्य कहा जाए तो मैदान में कौन खेल रहे हैं, ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। इसका उत्तर हो सकता है लड़के मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर बच्चे या लड़के इस शब्द की आकांक्षा थी, जिससे जुड़ते ही यह आकांक्षा प्रश्न की समाप्त हो गई। तीसरा है योग्यता। वाक्य में प्रयोग होने वाला प्रत्येक शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर पद बन जाता है वो प्रसंग के अनुसार अर्थ देता है। इसे ही हम योग्यता कहते हैं। जैसे अगर एक वाक्य कहा जाए किसान कुदाल से खेत जोतता है, तो इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि कुदाल से खेत नहीं जोता जा सकता। कुदाल की जगह पे हल से खेत जोता जाएगा, इसलिए हल का प्रयोग करने से योग्यता आएगी। तब वाक्य ऐसे होगा किसान हल से खेत जोतता। चौथा तत्व है निकटता। वाक्य में अन्य शब्दों का परस्पर निकट संबंध होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे गाय घास चर रही है। यहाँ पर गाय शब्द अगर हम बोलकर रुक जाएं तो अलग अलग वाक्य बन सकता है। गाय दूध देती है, या गाय दुधारू पशु है, या कुछ और। लेकिन घास कहने के बाद रुक जाने पर फिर हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि आगे क्या होगा। अगर बिना रोके बोले हम तभी अर्थ प्रकट होता है। पांचवा है और महत्वपूर्ण है ये पद क्रम। वाक्यों में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है ताकि जो चाहा गया है वो अर्थ प्रकट हो सके। इसे हम पदक्रम कहते हैं। पदक्रम को बदल देने पर हिंदी में अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है। अब देखिए जरा, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये गलत हो गया। उसी तरह से हैं छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक, इसमें भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। छठा है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण में जो पद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इसके अलावा लिंग, वचन, कारक, इनका एक संतुलन और समन्वय रूप से आना आवश्यक है। अगर व्यवस्थित रूप नहीं होगा तो लिंग, दोष, वचन आदि की गलतियां हो जाएंगी और वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। जैसे धोबी कपड़े धोती हैं,
छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं, ये गलत है। धोबी कपड़े धोता है या धोते हैं, छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं। इस तरह से वाक्य में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम वाक्य के भेद की ओर ध्यान देते हैं। वाक्यों के वर्गीकरण के आधार पर अगर हम देखें तो दो मुख्य आधार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर हम कक्षा 10 के हिंदी अ के पाठ्यक्रम में देखें तो रचना के आधार पर वाक्य इसमें नहीं है, इसलिए हम अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद जानेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य में अगर कोई सूचना दी जा रही है या कोई नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या कोई विस्मय या आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है या कोई कार्य करने का आदेश दिया जा रहा है या कोई इच्छा प्रकट की जा रही, तो इसे हम अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद के अंतर्गत मानते हैं। इसमें निम्नलिखित 8 भेद माने गए हैं: विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। पहला देखिए, विधानवाचक। जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिले या सामान्य कथन हो उसे हम विधानवाचक कहते हैं। इसे हम सकारात्मक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कही गई बात वैसे ही अर्थ देती है। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। इन्हें हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से क्रिया होने, न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, ऐसे प्रश्न वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इन्हें अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों की क्या पहचान है? इनमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? कल तुमने क्या क्या खाया था? विक्रम किसकी राह देख रहा है? ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अगला है चौथा, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने या लेने का भाव प्रकट होता है उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उदाहरण, किताब के पेज मत फाड़ो, किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, ये काम कल तक जरूर पूरा कर देना। अगला है पांचवा, इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। इस प्रकार इनमें इच्छा या कामना की जा रही। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, हालांकि इनमें सभी भाव आते हैं। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष यानी खुशी, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्यों की पहचान, वाक्यों में अहो, वाह, आहा, हाय, छी, अरे, उफ ये सब शब्द आते हैं और अंत में विस्मय सूचक चिन्ह लगा होता है। उदाहरण, अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी। इस प्रकार इनमें भाव प्रकट होता है। अगला है सातवां, संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं।
संदेहवाचक वाक्यों की पहचान, वाक्य के अंत में होगी, होगा, होगे लगाया जाता है, अर्थात इनमें क्रिया पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उदाहरण, अब तक फसल कट चुकी होगी, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। इस प्रकार इनमें संभावना प्रकट की जाती है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस तरह से इन वाक्यों में काम पूरा होने के लिए एक शर्त होती है या कंडीशन होती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान के लिए यदि, अगर, यानी यदि ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। जैसे उदाहरण, यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की जाती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद।